जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? जय गुरु जी कमलेश जी। जय गुरु जी नीति। नीलम नारंग जी जय गुरु जी। ईरा जी जय गुरु जी। रजनी गोयल जी जय गुरु जी। मनोज अरोड़ा जी जय गुरु जी। गीता कोहली जी। नीना देव जी जय गुरु जी। प्रेमा महाजन जी जय गुरु जी। गीता कोहली जय गुरु जी। दैट्स वेरी नाइस। बिल्कुल ठीक होने चाहिए। गुरु जी की ब्लेसिंग सभी के साथ रहनी चाहिए। प्रिया मल्होत्रा जी जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। हाँ बस बहुत दिनों से आपसे मिली नहीं ना, बड़ा मन कर रहा था और इतने सारे मैसेजेस थे। सो मुझे लगा कि मेरा कोई भरोसा नहीं है अभी। गुरु जी की कृपा है तो फिर मिल लें। थैंक यू सो मच ईशा जी जय गुरु जी। आशा शर्मा जी, रुचिका मेहता, पूजा जी जय गुरु जी। आज इस टाइम लाइव, क्या बात है। देखो सबको पता है इट मीन्स कि मैं 10 o'clock आती हूँ, है ना। तो 3-4 दिन से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाई और इतने सारे मैसेजेस थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निर्मल जी, आप बताओ कैसे हो। सो मैंने सोचा कि आपसे मिल ही लूं, क्योंकि पता थोड़ी होता है कि अगला टाइम क्या रहेगा। और किशोर मदान जी जय गुरु जी। थैंक यू सो मच ईशा आंटी जय गुरु जी। चिताली आंटी हाउ आर यू। अनिल अंकल कैसे हैं। सभी को जय गुरु जी। और वो कहते हैं कि जो भाई बहन होते हैं ना, उनके प्यार में बहुत 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 शक्ति होती है। और जब वो दिल से बुलाते हैं तो फिर आना ही पड़ता ना, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो तब भी। और अब तो टचवुड गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है। और आशा शर्मा जी जय गुरु जी। बिल्कुल निर्भो निर्वैर। जय गुरु जी। सभी को गुरु जी की तरफ से बहुत सारा प्यार। रेनू नारंग जी जय गुरु जी। 10 बजे भी आओगे ना। देखो 10 बजे का कुछ पता नहीं, मुझे लगता है किसी की वो वैसे तो कहते हैं कि गुरु जी की नजरों में जो रहते हैं उनकी उनको किसी की नजर नहीं लगती है। बट सीरियसली मुझे कभी कभी लगता है शायद टोक ही गया है मैं 10 बजे आप लोगों के साथ में जुड़ ही नहीं पाती हूँ। नीना कपूर जी जय गुरु जी। रुचिका सब्रवाल जी, सभी को जय गुरु जी। नेहा राणा जी जय गुरु जी। ईशा रानी जय गुरु जी। सो अंशु जय गुरु जी, कैसे हो। नीति ठकुराल गांधी, आई एम कोविड पॉजिटिव, सेव द वर्ल्ड गुरु जी। बिल्कुल जी, गुरु जी आपको भी सेव करेंगे। गुरु जी सबको सेव करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आप सबकी रक्षा गुरु जी ने स्वयं करनी है और वो हर पल अंग संग विराजमान है। शालू गाबा जी जय गुरु जी। धीरज जय गुरु जी। नीलम मोंगा जी, सभी को जय गुरु जी। चलो ठीक है, एक काम करते हैं। मेरे को नहीं मालूम कि जो आंटी ने मैसेज किए थे और एक अंकल ने, सो वो लोग इस समय है या नहीं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, नाम मुझे याद भी नहीं रहते। हाँ मेरे को मैसेज जरूर याद रहता है। तो क्योंकि ब्लेसिंग्स पेज पे जब मैसेजेस आते हैं तो मैं मैसेजेस कोशिश करती हूँ पूरे पढ़ने की। थैंक यू सो मच पूजा। जय गुरु जी पल्लवी जी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अपनी सत्संग शेयरिंग की सेवा कीजिए, सो दैट अगर वो अंकल और आंटी अभी मिस भी कर दे तो उन तक सत्संग पहुंच जाए और वो देख पाए कि गुरु जी ने उनका आंसर कैसे दिया है। और देखो बच्चे जो होते हैं ना, बेसिकली वो माँ बाप के बहुत लाडले होते हैं और हमें ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि माता पिता हमें गुस्सा करते हैं, क्योंकि अगर माँ बाप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा, है ना। सो जय गुरु जी रीना दीदी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, कैसे हो। जय गुरु जी सारिका। सो मैं आपके जो डाउट्स है ना, मतलब आप जो इतना अपसेट हो कि पापा ने गुस्सा किया, उसको मैं आपके ना, मतलब मैं ऐसा महसूस कर पा रही हूँ कि उन्होंने क्यों डांटा होगा। क्योंकि माँ बाप के लिए पैसा बच्चों से बढ़कर नहीं होता, लेकिन हाँ आ, उनको बच्चों को समझाना भी पेरेंट्स का बहुत बहुत जरूरी होता है, उनका काम होता है बेसिकली। सो मैं ना आपको भैया, देखो मेरे को नहीं पता आप मेरे से छोटे हो बड़े हो, बेसिकली ऐसे छोटे ही होंगे
क्योंकि बड़े बच्चों को तो पापा डांटते नहीं है ना। तो मैं आपको ना अपने एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको आपके पापा का पॉइंट ऑफ व्यू समझाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आएगी बात, कि पेरेंट्स के लिए ना बच्चों से बढ़कर पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करें। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी लोग मिल करके पहले सत्संग शेयरिंग की सेवा कीजिए, उसके बाद हम ये सत्संग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये सत्संग इस छोटे से बच्चे के लिए ही नहीं है, ये और भी बहुत सारे लोगों के लिए है। आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है। और मैं इसको कहते हैं ना कि मैं हमेशा से कहती हूँ इस बात को कि जब भी हम कोई स्टोरी या कुछ भी शेयर करते हैं तो मैं अपनी आप बीती के अकॉर्डिंग अपना इमेजिन करके फिर उसके हिसाब से मैं आप लोगों को आंसर भी करती हूँ। अदरवाइज तो मेरी कोई औकात नहीं है, ना मुझे कोई इतनी नॉलेज है। बट हाँ ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन, क्योंकि हम लोग भी लाइफ में बहुत बार ऐसा कुछ फील करते हैं। सो गुरु जी की ब्लेसिंग से मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने लगी हूँ आपके साथ, और उम्मीद करती हूँ गुरु जी के राजा बेटा को ये मैसेज मिल भी जाएगा और उनको उनकी बात समझ में भी आ जाएगी कि पापा ने क्यों डांटा। ठीक है। सो बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है और बिल्कुल भूलना मत, इसको हमेशा याद रखना। और वैसे भी पंजाबी में एक कहावत होती है कि माँ प्यो दिया गाला ते क्यों दिया नाला। मीन्स की माँ बाप की जो गाली होती है ना, जो वो हमें गाली देते हैं, उसमें भी बहुत सारी हमारे लिए अटूट ब्लेसिंग्स होती है उनकी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उस बात को समझते नहीं और गुस्सा खा जाते हैं। हाय सलोनी, कैसी है बच्चा? जय गुरु जी। सो चलो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, और आप लोग भी शेयर करना बाकी संगत के साथ, ठीक है। सो भैया आपके लिए स्टोरी है ये, और थैंक यू सो मच नीरू जी, जय गुरु जी, थैंक यू। तो मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, एक पिता अपने बेटा को बोलता है, मतलब कि उनको लगता है कि मेरा बेटा तो ना बहुत फिजूल खर्ची करता है, और जब देखो ये पैसे वेस्ट करता रहता है, इसको ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको पैसे की वैल्यू समझानी पड़ेगी। अब बच्चे को लगता है कि मेरा राइट है, क्योंकि अगर बच्चे खर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो बच्चे तो एक्सपेक्ट करते रहते हैं माँ बाप से कि हमें वो पेमेंट देते रहे, हम उड़ाते रहे, है ना, कि जैसे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन पेरेंट्स का बिल्कुल फर्ज होता है, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी को एक अच्छा हस्बैंड नहीं मिला, हमारी बेटी को एक सक्सेसफुल इंसान नहीं मिला। हाय अनीता दीदी, कैसे हो? जय गुरु जी। सो बजाय इसके कि हम हमारी बेटी को एक अच्छा पति नहीं मिला, लेकिन हम एक अपने बेटे को एक अच्छा पति बना सकते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को वो संस्कार दे दें, उसको उस पैसे का महत्व समझाएं, उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएं। सो हमेशा से मैंने ये बात बोली है, और मैं इस चीज को मैं मानती हूँ कि एक माँ के हाथ में होता है, माँ बाप के हाथ में होता है कि वो अपने बेटे को किसी का अच्छा पति और अपनी बेटी को किसी की अच्छी पत्नी बना सके। अगर वो ऐसी भावना के साथ उनको एक जिम्मेदार इंसान, एक जिम्मेदार गृहिणी बनाने की कोशिश करते हैं, तो शायद ये सारी प्रॉब्लम्स ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। किसी के घर में किसी की बेटी परेशान नहीं होएगी, किसी के घर में किसी का मतलब जो है दामाद या जवाई परेशान नहीं होएगा, क्योंकि ना ही कोई सास अपनी बहू से दुखी होगी। क्योंकि अगर हम ये कोशिश करेंगे कि हर एक इंसान ने अपने बच्चों को एक जिम्मेदार पति और जिम्मेदार पत्नी और जिम्मेदार बहू बनाना सिखाना है, तो अगर वो हम कर पाएंगे ना, कोशिश करेंगे, तो सभी लोग जो है बहुत ही दिल से खुश रहेंगे, सबकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी। और ये जो डाइवोर्स नाम की चीज है ना, ये तो उड़नछू हो जाएगी। और इसकी कोशिश ना आपको, मुझे, हमको अपने आप से ही करनी होगी, क्योंकि कोई और नहीं कर सकता। अब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। आपको लगा कि पापा ने तो बहुत गुस्सा कर दिया, पापा बात बात पे टोकते हैं, पैसे के लिए धमकी देते हैं, बोलते हैं तू नकार है, तू काम नहीं करता, तू मेहनत नहीं करता, तेरे को पैसे की वैल्यू नहीं है। तो वो आपको ना मतलब परेशान करने के लिए नहीं करते, उसके पीछे ना एक रीजन होता है। वो आपको एक अच्छी एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा पिता बनाना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल पिता। क्योंकि ये समझने वाली बात है, जब पिता ने ऐसा सोचा कि हम अपने बेटे को मैं थोड़ा सा अच्छी गाइडेंस के साथ में एक अच्छा इंसान बनाऊं, तो हर पिता ये सोचेगा एक जिम्मेदार इंसान वही होता है जो एक अच्छे और जिम्मेदार इंसान को पैदा करता है और उसको, अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाता है। तो ऐसे ही मेरे हिसाब से आपके पापा ने किया होगा। आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए मैं बताती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने बेटे को बोला
कि तू बिल्कुल कोई काम धाम नहीं करता, तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली आज तक मैंने, और तेरे के लिए ना एक मैं तेरे को स्ट्रिक्टली बता दूं कि अगर तू आज शाम तक कुछ पैसा नहीं कमा के लाया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। तो उसके पिता उसको बोलते हैं कि तुमको पैसा कमाने जाना होएगा, अगर तुम कुछ पैसे कमाकर नहीं लाए तो मैं तुम्हें अपने घर में रहने नहीं दूंगा, मैं इस घर से निकाल दूंगा। अब वो बेटा क्या करता है, बड़ा परेशान होता है, कहते हैं मेरे पापा तो लगता है सठिया गए हैं, देखो क्या बात कर रहे हैं, ये कोई बात होती है, अब मैं कहाँ से पैसे कमा के लाऊं। अब आपको समझ में आएगा कि माएं और बहनें भाइयों को कितना सरफरा और कितना केयरलेस बना देती हैं, उनको एक निकम्मा इंसान बनाती हैं। ये बहुत सारी माओं और बहुत सारी बहनों के ऊपर सच्ची मुच्ची में ऐसा होता है। आप रियलाइज करना कि ऐसा होता है, नहीं होता, हम भी करते हैं अपने भाइयों के साथ ऐसे, है ना। सो जय गुरु जी, प्रिया, हाउ आर यू। वो क्या करते हैं कि अपने बेटे को कहते हैं अगर आज शाम तक तूने अच्छे से कुछ पैसे नहीं कमा के लाया तो मैं तुझे घर में नहीं रहने दूंगा, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे एक लापरवाह बेटा नहीं चाहिए। बेटा क्या करता है, जाता है माँ के पल्लू में छुप जाता है, माँ मुझे पापा ने ऐसे कहा। तो माँ क्या करती है, बहुत ध्यान से सुनने वाली स्टोरी है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका गुस्सा 2 मिनट में छूमंतर कर देगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक मतलब थॉट है, मेरी सोच है। सो माँ क्या करती है, बेटे को एक गोल्ड का कॉइन देती है और कहती है पापा के पास जाना और उनको बोलना आज मैंने ये पैसे कमाए हैं, ठीक है। तो बेटा जाता है, ऐसे ही होता है, बेटा पापा के पास पहुंचता है, पापा पूछते हैं हाँ भी क्या किया, आज क्या कमाया। तो कहता है पापा ये गोल्ड का कॉइन कमाया मैंने। पापा समझ जाते हैं कि ये जो गोल्ड का कॉइन है ये जरूर मेरी बीवी ने इसके हाथ में दे दिया होगा। और पापा बेटे को कहते हैं कि तू एक काम कर, बाहर जा और जो बाहर कुआं है ना उस कुएं के अंदर इस कॉइन को फेंक के आ जा। बेटा बड़े आराम से जाता है और कुएं के अंदर कॉइन को फेंकता है और वापस आ जाता है। अगले दिन फिर ऐसे ही होता है, वो जो कहते क्या कमाया तो वो कुछ ना कुछ माँ कुछ भी दे देती है और बेटे को फिर पिता कहता है कि जा कुएं में फेंका, और बेटा फेंक आता है। पिता को सारी बात समझ में आ जाती है, वो क्या करते हैं अपनी बीवी को उनके मायके भेज देते हैं, ठीक है। अपनी बीवी को अपने मतलब उसके मायके भेज देते हैं, कहते तू जा अपने पेरेंट्स के घर हो क्या। और तब वो बेटे को कहते हैं कि कल तूने जाना है और जो तू कमा के लाएगा मेरे को आकर के देना है। तो वो क्या करते हैं कि बेटा फिर समझ जाता है कि पापा ने तो माँ को भेज दिया, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे पैसे लेकर आऊंगा। तो बेटा जो होता है वो अपनी बहन के पास जाता है और बहन को कहता है कि माँ तो चली गई है, पापा ने माँ को तो नानी के घर भेज दिया है, अब बता मैं कहाँ से पैसे कमा के लाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मतलब ना बहन के पास जाता है और उससे लाड लड़ाने लगता है। बहन क्या करती है, 500 का नोट देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जब पापा बुलाएंगे ना पूछेंगे क्या कमाया तो ये 500 रुपए पापा के हाथ में थमा देना। ऐसे होता है, बेटे को पापा बुलाते हैं, पापा पूछते हैं कि अभी क्या कमा के लाया आज, तो बेटा कहता है कि ये 500 का नोट कमाया है। तो पिताजी कहते हैं अच्छा तू एक काम कर, बाहर जा और कुएं के अंदर इस 500 के नोट को फेंका। बेटा फिर जाता है और 500 के नोट को कुएं में फेंक आता है। पिता को सारी बात समझ में आ जाती है कि ये जो पैसे है ना ये अपनी बहन से लेके आया है, ठीक है। पिताजी अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज देते हैं। अब बेटा अकेला रह जाता है। अब बेटा क्या करे, पिताजी उसको बोलते जा पैसे कमा के ला, अगर तू पैसे कमा के नहीं लाया तो मैं तेरे को घर से निकाल दूंगा, जो कि उनका पेट डायलॉग था, ठीक है। बेटा जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो कहता है पापा ने मम्मी को मायके भेज दिया और मेरी बहन को उसके ससुराल भेज दिया, अब मैं करूं तो करूं क्या। वो जाता है और आप समझ सकते हो एक ही दिन के अंदर कभी नौकरी तो किसी को मिल ही नहीं सकती, मिल सकती है क्या, बताओ जरा। अगर हम आज ढूंढने के लिए चले तो क्या हाथों हाथ नौकरी मिलती है, नहीं मिलती। तो बेटा परेशान होता है और वो उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती। फिर वो एक दुकानदार के पास पहुंचता है, उसको सारी प्रॉब्लम बताता है कि भी ऐसे ऐसे मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ काम दीजिए। वो कहते हैं ठीक है एक काम करो, ये ट्रक खड़ा है ना, इस ट्रक में जितना भी सामान है इसको उठा करके यहाँ पर उतार दो और तुम्हारे को मैं तुम्हारा मेहताना जो है, मेहनताना तुम्हें मैं दे दूंगा। और वो बेटा मतलब पूरा दिन लगा रहता है, इधर से सामान उठाता है ट्रक में से और उसकी दुकान में रखता है। और इतनी मेहनत करने के बाद पूरे दिन के बाद उसको एक 100 का नोट मिलता है, जो उसका मेहनताना होता है, जो वो कहता है कि आपने, कहता है बस 100 रुपए, कहता है हाँ बस 100 रुपए, तो भाई आपके काम का 100 रुपया ही बनता है। वो लड़का वो 100 रुपए लेकर के पिता के पास पहुंचता है। पिता उसको कहता है कि हाँ भाई क्या कमा के लाए, तो बेटा कहता है कि पापा मैं 100 रुपए कमा के लाया, और वो 100 रुपए अपने पिता के हाथ में रखता है। और पिता बहुत खुश होता है क्योंकि वो बड़ा गर्वान्वित फील करता है। उस 100 रुपए को वो अपने माथे से लगाते हैं और उसके बाद बेटे को बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, ये 100 का नोट ले और इसको बाहर कुएं के अंदर फेंक कर आ जा।
बेटा कहता है पापा आपका दिमाग तो ठीक है, आप क्या कह रहे हो? आपको पता है इस 100 के नोट को कमाने के लिए मेरी कमर टूट गई है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैंने पानी का घूंट नहीं पिया, और आप मुझे कह रहे हो इस 100 के नोट को पानी के अंदर फेंक के आ जा, कुएं में फेंक के आ जा। आप कैसे कह सकते हो? आप पिता हो या क्या हो? आप कैसे कह सकते हो कि इस 100 के नोट को कुएं के अंदर फेंक के आ जा? तो पिता कहता है कि बेटा आप समझ में आया, एक्चुअली में मैं तुझे यही रियलाइज कराना चाहता था, मैं तुझे यही तो समझाना चाहता था कि जब तक अपनी मेहनत से नहीं कमाओगे तुम्हें पैसे की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। और ये सच्चाई होती है कि जब पेरेंट्स की तरफ से पैसा मिलता है और भाई बहन दे जाते हैं ना, तो उस पैसे की हमें वैल्यू नहीं होती। हम सोचते हैं कि वो किसी को भी दे दे। लाइक सपोज करो हमें, मैं जैसे मान लो मैं ही हूँ, मेरा ब्रदर बना हुआ है बचपन से लेके आज तक, वो हर बार राखी पे मेरे को सूट देता है। और मैं वो क्या करती हूँ, मैं वो सूट ना बहुत रेयरली होता है क्योंकि मैं सूट्स पहनती नहीं, मैं ड्रेसेस पहनती हूँ। और मैं वो जो मेरा क्लासमेट है वो मुझे जो सूट देता है वो मैं बहुत इजीली हर बार, क्योंकि मैं उसको नहीं कह पाती कि मैं ऐसे वाले सूट्स नहीं पहनती या मैं ये कलर नहीं पहनती, बट मैं क्या करती हूँ जब वो सूट मुझे मिलता है तो मैं कभी अपनी भाभी को दे देती हूँ, कभी अपनी सिस्टर को दे देती हूँ। ठीक है, सो ठीक इसी प्रकार अगर वही सूट मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा होता तो शायद मेरी हिम्मत ही नहीं बनती कि मैं किसी को देती। ऐसे होता है जब पेरेंट्स की तरफ से राखी टिक्के पे भाई भाभी या माँ बाप पैसे देते हैं, तो वो पैसे हम बड़े आराम से कहते हैं ना क्या उड़ा देते हैं कि चलो आज यहाँ चलते हैं, आज डिस्को में चलते हैं, आज रेस्टोरेंट में चलते हैं, क्योंकि उस पैसे की हमको कोई वैल्यू नहीं होती। और वही पैसा जब हमारी अपनी मेहनत की कमाई का होता है तो हम एक एक रुपया बहुत सोच समझ के उसको खर्च करते हैं। सो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये गुरुजी के कृपा से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि पापा को आपसे दुश्मनी नहीं है, पापा आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। और अगर वो कहते हैं कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, आपको कुछ सोचना चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में, तो पिता हमेशा आपका जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करने के बारे में सोचते हैं। सो बिल्कुल ये सच्ची और अच्छी सोच है और हर पिता को चाहिए वो अपने बच्चे को ऐसे ही संस्कारी बनाए। सो उम्मीद करती हूँ आपको अपने पापा से कोई गिला शिकवा नहीं होगा, आपको बात समझ में आ गई होगी कि पापा का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छा इंसान बनाने का है, आपको पैसे की वैल्यू समझाने का है। सो गुरुजी मेहर करें। और कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन नहीं होते। और अगर आपके पापा ने भी आपको डांटा है और पैसे के लिए ये चीज समझाई है तो उनका मकसद भी सिर्फ इतना होगा, अगर वो कह रहे हैं कि जॉब करो, अगर वो कह रहे हैं कि आपको पैसा कमाना है और एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, सो वो इसीलिए कह रहे हैं और कि ताकि आप सच में एक अच्छे इंसान बन सको। और ये सच्चाई है कि हमारे ही हाथों में होता है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ एक अच्छा भारत का एक अच्छा नागरिक बनाओ, ऐसे संस्कार देने चाहिए। और उसके बाद में एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा बेटा जो बनने के संस्कार होते हैं वो पेरेंट्स ही दे सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि भाई बहन हो या माता पिता, स्पेशली माँ और बड़ी बहनें, वो तो हमेशा बच्चों को बिगाड़ती हैं अपने भाइयों को। सो हमारे हाथों में है कि हम एक अच्छा भविष्य अपने बच्चे को दे सकें और मतलब सबको एक अच्छा होनहार और एक अच्छा जागरूक इंसान, एक ऐसा व्यक्ति बनाएं कि हमारे बच्चे भविष्य के एक अच्छे नागरिक बन सकें, जिनके हाथों में हमारे भारतवर्ष की डोर है बेसिकली, है ना। सो मेरे को लगता है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। एंड अभी जो एक आंटी ने मैसेज डाला तो मैं उनके लिए भी एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि जो हमें दिखता है वही हमेशा अच्छा होता है और सही होता है। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी के अंदर बड़े सारे उतार चढ़ाव आते हैं। और प्यार तो एक ऐसा शब्द हो चुके हैं आज के टाइम में कि वो कहते हैं ना कि लव यू एक टॉफी हो चुकी है जो कोई भी किसी को भी खिला देता है। मैं तो डेली खिलाती हूँ, मतलब मैं आपको दिल की बात बताऊं कि, लेकिन फर्क है, मतलब मैं दिल से खिलाती हूँ बिकॉज आई लव यू ऑल, ठीक है। लेकिन हर बंदा एक जैसा नहीं होता, तो सबकी सोच अपनी अपनी होती है। कुछ लोग अपने अपने कहते हैं ना कि अपने मन के भाव, अपनी जरूरतों को पूरे करने का नाम भी आजकल लोगों ने प्यार डाल दिया है। जबकि प्यार से होता है, जहां प्यार होता है ना वहां पर वो कहते हैं ना जिथे होवे प्यार उथे करिए ना व्यापार। सो इससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार की बात है, एक बहुत ही छोटे से गांव में एक लड़का रहता था
और वो इस टाइप के लोग थे कि जिनको ना मतलब छूना भी अछूत समझा जाता था। वो ऐसी जगह पर रहते थे, और लाइक आंध्र प्रदेश वगैरह, आई डोंट नो, जो भी जगह थी, ठीक है। सो वो लोग क्या करते कि उनको वहां पर छूने कभी लोग परहेज करते थे, ऐसी वो नीची जाति के लोग थे। बट उसके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी और अपने बच्चे को दिल्ली भेज दिया। और जब वो बच्चा दिल्ली में आया तो दिल्ली में आकर उसने वो कहते हैं ना, मास्टर्स ऑफ आर्ट ऐसे कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, और वो बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट बन गया। बहुत अच्छी वो पेंटिंग्स बनाता था। उसकी पेंटिंग्स की इतनी तारीफ होने लगी, इतनी तारीफ होने लगी कि वो जो पेंटिंग्स थी उसके उस पे वर्ल्ड वाइड वो सारी दुनिया उसको उस पेंटिंग्स के नाम से पहचानने लगी। उसका बहुत नाम हो गया। फिर ऐसे ही लंदन की, स्वीडन में रहने वाली एक लड़की शर्लेट को उसकी पेंटिंग्स दिखाई दी, वो उसने देखी और उसको बहुत पसंद आई, और वो उस लड़के के पास अपना पोस्टर बनवाने के लिए इंडिया आई। और जैसे ही वो इंडिया आई और शर्लेट को उस लड़के ने, प्रद्युम्न ने देखा, और उसको देखते ही उसको, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल थी और उसने ऐसी कोई लड़की आज तक देखी नहीं थी, क्योंकि वो, आप समझ सकते हो ना आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, काले पीले नीले, है ना। सॉरी, कोई रहता हो तो गुस्सा ना करना, मजाक की बात है, ठीक है। सो उसको वो बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखाई देती है और वो उसकी पेंटिंग बनाता है, और पहली नजर में प्रद्युम्न को उस लड़की से प्यार हो जाता है। और जब वो लड़की की वो पेंटिंग बनाता है, वो इतनी अपनी, कहते हैं ना, 100% दे के बेस्ट से बेस्ट पेंटिंग उसकी बनाता है। और वो पेंटिंग जैसे ही वो शर्लेट देखती है, उसको भी प्रद्युम्न से प्यार हो जाता है। तो वो क्या करती है, वो उसको बोलती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। और वो दोनों ना शादी कर लेते हैं हिंदी रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। वो रीति रिवाज के अनुसार शादी कर लेते हैं। वो अपने नाम चारुलता बताती है उसको, और शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद एक टाइम आता है कि वो कहती है अब तो मेरे को लंदन जाना होगा, स्वीडन जाना होगा। सो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट करने के बाद जल्दी से जल्दी मेरे पास स्वीडन आ जाइए। सो वो कहते हैं ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और उसके बाद में बहुत महीने बीतते हैं, और तकरीबन समझ लो 1 साल बाद वो लड़की उसको मैसेज करती है, और ये रोजाना इनके लेटर्स जो है आदान प्रदान होने लगते हैं। और तकरीबन 1 साल बाद वो लड़की उसको मैसेज करती है कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, और मैं आपको यहाँ से अपना वीजा और आपकी टिकट भेज रही हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप फटाफट से मेरे पास लंदन आ जाओ। तो प्रद्युम्न उसको बोलता है कि देखो, मैं आपके पास सच में बहुत जल्द आ जाऊंगा, लेकिन आप मुझे कोई टिकट्स मत भेजना, क्योंकि मैं आपकी दी हुई टिकट पे नहीं, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई टिकट पे आपके पास आना चाहता हूँ। वो लड़की उसकी बात को डिनाई नहीं कर पाती, और वो आराम से अपने घर पे रहने लगती है कि चलो ठीक है, मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत जल्द आ जाएगा। और उसके बाद में क्या होता है कि जब प्रद्युम्न इतने पैसे, क्योंकि आप समझ सकते हो इतना पैसा अरेंज करना कि वो यूरोप का ट्रिप ले ले या लंदन चला जाए, और उसके लिए वीजा भी लगवा ले, टिकट्स भी ले ले, तो वो पॉसिबल नहीं होता। सो क्या करता है कि वो मतलब ना, बहुत सोचने समझने के बाद अपना सारा सामान, अपनी पेंटिंग्स, अब उसके पास जो जो सामान था सब कुछ बेच देता है। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। वो सब कुछ बेच देता है, और वो क्या करता है कि अपना वो पेंटिंग और ब्रश वगैरह ले करके मतलब सारा कुछ बेचने के बाद एक साइकिल खरीदता है। और उस साइकिल के ऊपर आई थिंक वो 4 महीने और कुछ दिनों के बाद 8 देशों की यात्रा करते करते लंदन पहुंचता है। सोचो कितना मतलब डिफिकल्ट टास्क है ये, कि कोई साइकिल पर वहां पर पहुंच सकता है क्या लंदन, मतलब समझने की बात है। तो वहां के लोग बड़े खुश होते हैं उसको देख करके, और वो कहते हैं अरे यार, तुम तो बड़े ही मतलब ऐसे व्यक्ति हो, मतलब अपनी बीवी से मिलने के लिए तुम साइकिल पर 4 महीने और पता नहीं कितने दिन की साइकिल पे वो करके, कि बीच में रास्ते में कई बार साइकिल खराब होती है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी उसको एक लगन होती है कि मुझे अपनी बीवी के पास पहुंचना है, और वो पहुंच जाता है। आजकल के टाइम में मेरे और आपके लिए ये अनएक्सपेक्टेड है, और ये समझना सीरियसली बड़ा मुश्किल है कि क्या कोई साइकिल पे पहुंच सकता है, बट ऐसा स्टोरी में है, तो हुआ होगा जरूर। सो वो साइकिल पे पहुंचता है वहां पर लंदन, और सब देख करके जैसे ही उसको पता चलता है शार्लेट को कि उसका प्रद्युम्न जो है वो वहां पहुंच चुका है, वो भागी भागी उसके पास आती है और बहुत गर्वान्वित फील करती है। और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर वापस वो लड़का जो है अपनी बीवी शार्लेट को ले करके
जब अपने गांव में पहुंचता है तो क्या देखता है कि जो लड़के के लिए लोग उसको छूना तक पसंद नहीं करते थे, वो लोग उसका धूमधाम से बैंड बाजे के साथ जो है उसका स्वागत करते हैं। सो ये हमारे हाथ में होता है कि हम सामने वाले के लिए कैसे भाव के साथ और किस तरीके से हम टाइम स्पेंड करें, अपने आप को क्या बनाएं, ये हमारे हाथ में है। अगर हम कोशिश करें तो सीरियसली हम एक अच्छे और कामयाब इंसान बन सकते हैं। सो जय गुरु जी। और किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन सच्चाई है कि अच्छे भाई बहन वही होते हैं जो अच्छे तरीके से अपने भाई बहन को गाइड कर सकें। और ये क्या है, सत्येंद्र राठी। जय गुरु जी राठी अंकल, कैसे हो? ऐसे सुंदर, बहुत ही सरल और कहाँ गया, सहजता से आपने एक कठिन भाव को सुलझाया। शायद इस युवक को आभास तो अवश्य ही हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखो हमारा तो फर्ज है, हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को एक अच्छी राह दिखा सकें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से और सोच समझ के कार्य करने से बहुत हद तक हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और हम अपने लिए भी अगर बात करें तो हम धीरे धीरे ही तो शायद यहाँ तक पहुंचे। जब गुरु जी के पास आए थे तो 00 थे, कुछ भी समझ नहीं थी, कुछ भी अकल नहीं थी। इनफैक्ट वो कहते हैं ना, नर्सरी में भी अभी एडमिशन नहीं हुआ था, बट इस लॉकडाउन में शायद गुरु जी महाराज की कृपा से शायद हम लोग उस गुरु जी की नर्सरी क्लास में तो शायद एंटर कर पाए होंगे। सो थैंक यू सो मच। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं। जब संगत के मैसेज आते हैं तो उनके लिए मन में एक भाव आता है कि कोशिश करें और उनको उनका आंसर जरूर मिले। और ऐसा ही एक छोटी सी स्टोरी और मेरे को याद आ रही है। और क्योंकि मैं तो जो संगत के मैसेजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग मूव ऑन करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है सत्संग सुनाने वाली तो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेस 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 संगत है हमारे साथ। लेकिन अगर हम अपने भाई बहनों के साथ में अपने मन के भाव और उनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके जो मन के अंदर उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, अगर उनका सोल्यूशन हम कोशिश करें शायद उनको दे पाए, और अगर वो खुश होंगे तो गुरु जी भी खुश हो जाएंगे। सो सत्य का संग ही सत्संग होता है एक्चुअली में, ये मेरा मानना है। बाकी मैं आप जो कविता जी, आपका मतलब एक जो आपने मेरे से सुबह एक क्वेश्चन किया था, मैं उसका आंसर भी देती हूँ। एंड हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं हो रहा, हमारे रोहिणी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव है, और जिनके छोटे छोटे 4 मंथ्स के 3 मंथ्स के बेबीज भी पॉजिटिव हो गए हैं। सो गुरु जी की कृपा होनी चाहिए। देखना, कोविड से डरना नहीं है, कोविड से लड़ना है। मन में कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सो अपने आप में ये इच्छा शक्ति, ये विश्वास जगाइए कि गुरु जी आपके साथ है तो आपका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। सो मुझे पूरा बेअंत उनके ऊपर विश्वास है, और उनका वो कहते बेअंत बेअंत शुक्राना है कि उन्होंने हम लोगों को बिल्कुल ठीक ठाक रखा हुआ है। एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और मैं ऐसे ही एक छोटी सी स्टोरी, लाइक वो कहते कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। और जो आपका सवाल है उसका भी एक जवाब देती हूँ। वैसे तो मैं हूं नहीं इस काबिल, लेकिन फिर भी जितना मुझे समझ में आता है कि कई बार ना हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर एक रिश्ते से धोखा मिलता है तो लाइफ में सारे रिश्ते ही खराब है। तो ऐसा होता नहीं है। हर एक कहते हैं, हर दिखने मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और हर काली दिखने वाली चीज कोयला नहीं होती। जिंदगी के अंदर हमेशा एक चीज याद रखेगा कि कोई जगह खाली होती है तो कोई भरता है, आप भरती है। आप इस चीज में ये मत सोचो कि अगर एक रिश्ते से हमको धोखा मिला है तो शायद जिंदगी में सारे ही लड़के गलत है या सारी लड़कियां गलत है। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ। एक बार की बात है, एक व्यापारी होता है, और वो जिस राज्य में रहता है ना, वहां के राजा रानी हमेशा उनको देखते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश होते हैं। और सारे लोग उनको देख करके हमेशा गर्वान्वित फील करते हैं कि यार ये हस्बैंड वाइफ के अंदर कितना प्यार है, और ये एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। लड़के बोलते हैं, जेंट्स बोलते हैं कि लड़का इस शादी को निभा रहा है, लड़कियां बोल रही होती है, लेडीज बोलती हैं कि लड़की इस शादी को निभा रही है। सो ऐसा ही एक सिस्टम होता है, और उनके घर के ऊपर ना एक मशाल जल रही होती है जो उनके प्यार का प्रतीक होती है। और एक बार राजा और रानी दोनों के अंदर बेट लग जाती है,
वो ये कहती है कि इस रिश्ते को रानी मतलब वो व्यापारी की जो बीवी है वो निभा रही है, वो बहुत इससे प्यार करती है। और राजा कहता है कि ये जो पुरुष है, ये व्यापारी है, ये इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा रहा है। इसी की वजह से इनके अंदर आपसी तालमेल है और बहुत ही प्यारा इनका रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, तो वो कहते हैं अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम ना इनका एक टेस्ट ले लेते हैं। राजा और रानी का वो टेस्ट हो रहा होता है और कहते हैं एक छोटे से टेस्ट के अंदर, खेल खेल के अंदर लिए गए टेस्ट के अंदर वो जो व्यक्ति होता है वो अपनी जान धो बैठता है, जान से हाथ धो बैठता है। कैसे कि रानी जो होती है वो उस राजा के पास अपनी दासी को भेजती है, सॉरी व्यापारी के पास, और उसको कहती है कि इनको जा करके बोलो कि रानी ने बोला है आप अपनी बीवी की हत्या कर दे तो रानी आपसे शादी कर लेगी और वो आपको बहुत सा धन भी देगी। तो वो कहता है कि मुझे ना तो धन की आवश्यकता है, ना मुझे रानी की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अपनी धर्म पत्नी से, अपनी बीवी से इतना प्यार करता हूं कि उसके ऊपर 1000 रानियां कुर्बान है। और वो उस मैसेज को डिक्लाइन कर देता है, वो कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, अब राजा के पास भी यही सेम टास्क होती है कि राजा क्या करता है, वो अपने सैनिकों को भेजता है और बोलता है कि रानी उस व्यापारी की धर्म पत्नी को जा करके बोलो कि राजा ने बोला है कि वो अपने पति की हत्या कर दे और फिर राजा उसको अपने महल की रानी, अपने राज्य की रानी घोषित कर देगा। तो वो लड़की जो होती है वो कहती है कि राजा को बोलना 2 से 3 बजे के बीच में, जब ऊपर की लालटेन बुझ जाएगी, आप समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। तो वो उसको बोलता है और राजा एकदम से अपने सैनिकों को बोलता है कि फटाफट से 2 टुकड़ियां तैयार कर लो और जैसे ही 2 बजे के आसपास का टाइम हो फटाफट से वहां जाकर के उस औरत को गिरफ्तार कर लेना और व्यापारी की जिंदगी बचा लेना। जैसे ही वो लालटेन जो उनकी ऊपर वो जल रही होती है वो बुझती है तो व्यापारी के पास में उसके जो है ना वो पहुंच जाते हैं राजा के सैनिक और औरत को, तो वो गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जो उसने फांसी का फंदा बना रखा था जिसमें वो अपने व्यापारी को लटका देती है और उसको उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, उसको वो नहीं बचा पाते, चाह करके भी उस व्यक्ति को वो नहीं बचा पाते। राजा को बहुत दुख होता है, अपने मन के अंदर वो घुटता रहता है, वो परेशान हो जाता है। वो अपने मंत्री को बुलाता है और उसको कहता है कि मैं आपसे ये आपको ये आज्ञा देता हूं और आपको ये कहते हैं ना कि ऑर्डर करता हूं कि आप एक काम करो कि जब तक मैं शाम को शिकार खेल के वापस आऊं उस समय के अंदर जितनी भी पूरे राज्य के अंदर औरतें हैं, महिलाएं हैं, उन सब का सिर कलम कर देना। उसको औरत जाति से इतनी घृणा हो जाती है, इतना दुख होता है, तो वो तो चला जाता है। और जो मंत्री होता है, राजा का मंत्री, वो अपने पिता के पास पहुंचता है और उनको कहता है कि पिताजी मुझे एक बात का जवाब दो कि मैं क्या करूं। राजा ने ऐसे ऐसे एक वो शर्त लगाई थी, उस चक्कर में औरत जो है उसने अपने पति को हत्या कर दी है। अब राजा उसके अंदर अपने आप को दोषी समझते हुए उन्होंने उनको औरतों से ही घृणा हो गई है और उन्होंने बोला है कि सारी की सारी जितनी भी औरतें हैं पूरे राज्य के अंदर उनका सर कलम कर दिया जाए। लेकिन ये कहाँ का न्याय है, जो एक ने गलती की उस गलती की सजा सारी औरतों को क्यों दी जाए। तो वो कहते हैं आप एक काम करो, तुम जाकर के छुप जाओ, क्योंकि राजा को जैसे ही पता चलेगा कि तुमने औरतों को नहीं मरवाया तो वो सबसे पहले तुम्हारा सर कलम कर देगा, इसलिए तुम जाकर के छुप जाओ और इस लड़के से मतलब राजा से मैं स्वयं बात करूंगा। राजा पहुंचते हैं मंत्री के घर और वो जा करके उसको बोलते हैं कि कहाँ है तुम्हारा बेटा, मैं उसका सर कलम कर दूंगा, उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने उसको कहा था कि राज्य की जितनी औरतें हैं सबका सर कलम कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो वो कहने लगे कि राजा जी मेरे बेटे का सर कलम तो आप कभी भी कर दोगे, लेकिन मैं आपसे कुछ छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं। मैं आपके पिता के टाइम का मंत्री हूं आपके राज्य का, और मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने टाइम चेंज नहीं किया, बहुत दिनों से नहीं मिली थी और 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे, मतलब मैसेजेस ऐसे थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाई आप लोगों के साथ कनेक्ट करने से। सो मेरे को इस समय आना पड़ा और मैं कोशिश करूंगी कि मैं रात को 10 बजे आपके साथ में लाइव रह सकूं। सो गुरुजी मेहर करें। और वो कहते हैं ना कि बिटिया की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप समझ सकते हो, मेरा मन भी बहुत उदास था।
तो मेरे मन में भाव ही नहीं आ रहा था मैं क्या आप लोगों के साथ व्यक्त करती, क्योंकि मैं खुद ही बहुत विचलित थी। अब गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी की बेटी बिल्कुल ठीक है। सो मैं भी आपके सामने हूँ। और जो मैं आपसे स्टोरी शेयर कर रही थी, क्योंकि बीच में फिर फ्लो टूट जाता है। सो वो मंत्री जी उसको बताते हैं कि आपको पता है आपके पिता के टाइम में मैं आपके राज्य का मंत्री हुआ करता था। और मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि आपके पिता और मैं जो है हम दोनों ही शिकार के लिए वन में गए हुए थे। और वहां पर एकदम से मैं घोड़े पर सवार था, तो किसी ने रस्सी फेंकी और मुझे घसीटता हुआ वो आगे किले की तरफ ले गया। और उसने वहां जा करके मेरे को कैद कर लिया। और उसने मुझे बोला उसके बाद वो मुझे एक कब्रिस्तान में ले गया और वहां पर जा करके उसने 2 कब्रों को खुदवाया। और उसने बोला कि कब्र खोदनी है, 2 कब्रें खोदी मैंने। और उसके बाद में वो किले पे गया और वहां से उसने एक सर कलम की हुई, जिसका सर नहीं था, ऐसी लाश नीचे फेंकी। और मैं बहुत डर गया था, क्योंकि वो ताजा ताजा लग रहा था कि उसका सर कलम किया गया है। और वो जैसे ही वो लाश वो आई नीचे, तो उसने उस मुझे बोला कि इस लाश को इस गड्ढे में डाल दो। और मेरे को लग रहा था दूसरे गड्ढे में ये मेरे को डालेगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने मुख से पर्दा हटाया, तो वो एक अच्छी बहुत सुंदर सी एक लड़की थी, जिसने मुझे ये बताया कि ये आपके राज्य का राजकुमार है, जिसने मुझसे विवाह करने के चक्कर में मेरे पति का सर कलम कर दिया। और इस राजकुमार का आज मैंने सर कलम कर दिया है। और आप जा करके राजा को बता दीजिएगा कि मैंने इसको क्यों आज इसका सर कलम किया है। और इसके सर कलम करने के बाद इसको दफना दीजिए। और ये जो दूसरा जो कब्र बनी है ना, इसके अंदर मैं अपना सर कलम करके मैं खुद इसके अंदर जो है मुझे दफना दीजिएगा। क्योंकि मैं अपने पति के बिना रह नहीं सकती, मैं अपने पति से बेहद प्यार करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसके पिता को भी पता चले कि उनका बेटा कैसा था। और मैं अपनी जिंदगी जितनी भी मेरी कहते ना श्वास है, और जब तक भी मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि जब मेरा पति दूसरा जन्म ले तो उसके साथ ही मैं जन्म लेकर के दोबारा आऊं। तो इस दूसरी कब्र में मुझको दफना दीजिएगा। सो वो बताती है राजा को कि अगर वो औरत ऐसी थी जिसने अपने पति को पैसे के लिए मार दिया, तो वो भी एक औरत थी जिसने अपने पति के साथ मतलब रहने के लिए खुद का भी सर कलम कर लिया। तो एक इंसान से अगर धोखा मिलता है तो हम पूरी दुनिया को धोखेबाज नहीं समझ सकते। अगर किसी एक इंसान ने हमें धोखा दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया एक सी है। अगर हम उसकी खातिर सारी औरतों को सर कलम करवा सकते हैं, तो इस अच्छी औरत के प्यार को क्यों नहीं देखते? क्योंकि प्यार दिल से होता है, भावनाओं से होता है, एक इंसान का सच्चे दिल से, हृदय से कनेक्शन होता है। और इसके अंदर आपका कोई दोष नहीं है। आपका दोष जो था वो आपने पश्चाताप कर लिया कि आपको इतना अफसोस है इस बात का। सो हर एक इंसान की अपनी सोच होती है, और किसी की सोच के ऊपर आपका या मेरा कोई काबू नहीं होता। आपकी और मेरी सोच पर सामने वाला क्या रिएक्शन देगा उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में आप समझ सकते हो ना कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, वो औरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। सो हमें क्या करना है कि दुनिया क्या करे। वो कहते हैं ना कि अगर हम भी ये सोचेंगे कि दुनिया क्या सोचेगी, वो भी हम सोचेंगे, तो फिर दुनिया क्या सोचेगी। सो दुनिया को सोचने दीजिए, आप अपने कर्म कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अच्छा टाइम है, गुरुजी मेहर करेंगे। और ये जो कोरोना की स्थितियां हैं, ये बहुत जल्द इससे हमारे को छुटकारा मिलेगा। और कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। नो डाउट की परिस्थितियां थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही हैं, लेकिन कुछ ना मेरे को ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना, मैं हमेशा से कहती हूँ कि संकल्प से सिद्धि होती है। तो जैसा सोचो वैसा होता है। पॉजिटिव सोचते रहिए, ज्यादा नेगेटिव मत सोचिए। दुनिया के अंदर अच्छाई भी है तो बुराई भी है। और जो बीमारी है, वो कहते हैं दुख आने में टाइम नहीं लगता, जाने में तो टाइम लगता है। और ये जरूरी नहीं है कि जो हमको दिखाया जा रहा है हर बार वही सत्य हो। सो कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इस बारे में सोचने की कोशिश कीजिए कि जो लोग कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, उन्हीं की डेथ्स क्यों हो रही हैं, जो घर में क्वारंटाइन हो रहे हैं वो क्यों नहीं मर रहे। आप इस बारे में सोचो। तो आपको ना अनेसेसरी परेशान किया जा रहा है, और उन चीजों को अपने मन पे हावी
करते हुए आप 1 मिनट में घबरा करके हॉस्पिटलाइज हो जाते हो। हॉस्पिटल में जाने के बाद कोई वापस नहीं आ रहा है। सो अपने मन के अंदर वो भाव लेकर आइए कि हम गुरुजी के बच्चे हैं, हमारा गुरुजी बाल भी बाका नहीं होने देंगे। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा होगा। गुरुजी के आगे जो भी प्रसाद बनाते हो, लंगर प्रसाद बनाते हो, बेशक जरूरी नहीं है कि गद्दी लगाओ। कल भी एक आंटी ने पूछा था क्या गद्दी लगानी जरूरी है? गद्दी लगाना जरूरी नहीं है, मन में अच्छा भाव होना चाहिए कि जब भी खाना बनाओ, चाय प्रसाद बनाओ, कुछ भी बना रहे हो अपने घर के अंदर, सो हमेशा वो भाव रखो कि गुरुजी आपका लंगर प्रसाद बना रहे हैं, इसको खुद भी ग्रहण कीजिएगा और इसको अमृत प्रसाद बना दीजिएगा। जब इस भावना के साथ सिर्फ किचन में भी बना रहे होगे ना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इस मंत्र जाप के साथ आप अगर उस लंगर प्रसाद को बना रहे हो तो यकीनन इस बात का ध्यान रखिएगा कि गुरु जी की कृपा से वो गुरु जी का भोग प्रसाद ही बनेगा। और गुरु जी कहते सी लंगर बनाने वाले का भी कल्याण है ते खान वाले का भी कल्याण है। ऐदा ही गुरु जी कहते सी सत्संग करन वालियां दे भी कल्याण है, सत्संग सुनन वाले का भी कल्याण है। सो जितना हो सके एक दूसरों के साथ हंसते खेलते टाइम स्पेंड कीजिए। अपने घर में जब भी आप कुछ भी ग्रहण करते हो उसको गुरु जी को बोलो कि गुरु जी इसको ब्लेस करो। जब आप ये विचार के साथ कि हम गुरु जी का लंगर प्रसाद बना रहे हैं वो भावना रखोगे तो वो सच में लंगर प्रसाद बनेगा। और एक छोटी सी बात और याद आ रही है, हम मंदिर में होते हैं, नो डाउट हम लोग आपकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए कोशिश तो करते हैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा संगत तक लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद जो वो मांगती है उन संगत को वो मतलब हम दिला सकें, उनको कोई परेशानी ना हो, वो लंगर प्रसाद भी खाएं और वो जल प्रसाद भी लेकर जाएं। लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहती आई हूं और इसको कहने में मैं आज भी हेजिटेट नहीं करती कि गुरु जी महाराज ने ऐसी कोई टूटी ब्लेस नहीं करी है मंदिर के अंदर कि जहां का पानी आएगा तो वो जल प्रसाद बन जाएगा। पानी एक ही है, जल वही है, वही वॉशिंग में यूज होता है, वही किचन में यूज होता है, वही कपड़े धोने के लिए, वही क्लीनिंग करने के लिए होता है। कोई ऐसा जल प्रसाद स्पेशली स्पेसिफिक नहीं किया गुरुजी ने। उस जल को, उस पानी को प्रसाद आपकी भावनाएं बनाती हैं, आपका विश्वास बनाता है। अगर उसी विश्वास के साथ कि ये गुरु जी का जल प्रसाद है आप अपने घर में गुरु जी के स्वरूप के आगे रखोगे तो उतनी ही ब्लेसिंग्स है। तो आप एक बार कर तो देखिए, आपको सीरियसली 100% रिजल्ट मिलेगा। एंड गुरु जी महाराज हम सब के घर में विराजमान है, हमारे अंग संग विराजमान है। तो सिर्फ जरूरत किस बात की है? अपने विश्वास को पक्का बनाने की। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि विश्वास जो रखते हैं वो सब पा जाते हैं। ले ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। गुरुमुख किसको बोलते हैं? जो गुरु जी की संगत होती है। आप और मैं, हम सब गुरु जी के बच्चे हैं। सो उस फीलिंग के साथ गुरु जी से हमेशा प्रार्थना करिए कि मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। नो डाउट हम इंसान हैं, अपने ऊपर कितना भी कष्ट आता है हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर जब आता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि गुरुजी हर पल अंग संग विराजमान है। और मैं तो हमेशा से कहती हूँ, मैंने भजन भी लिखा था, आप लोगों को सुनाया भी था, है ना, कि अंग संग ओ गुरु जी दिन रात ने, बिन दसिया ही सुन लेंदे बात ने, कदे खाली ना दर उतो मोड़ दे, देंदे खुशियां दी सोनी सौगात ने। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। अरे सब बड़े शॉक्ड हो इस टाइम, क्यों मैं आ नहीं सकती क्या? वो कहते हैं मेरे मन में आया कि आप लोगों से मिलना है तो मैं आप लोगों से मिलने आ गई। मेरे को लगता है मेरा आना आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, और मैं तो ये सोच रही थी अचानक से सरप्राइज मिलेगा तो आप सारे लोग बड़े खुश हो गए, है ना। तो गुरु जी की संगत के इतने सारे मैसेजेस थी, और वो कहते ना, संगता बुलाण ते गुरु जी नाने हो नहीं सकदा, साड़ी छोली विच खैर न पान ए हो नहीं सकता। जब संगत के बुलाने पे गुरुजी आ सकते हैं तो गुरुजी की इस बेटी की यानी मेरी क्या औकात है। मैं तो गुरुजी के दरबार के कुत्तों की भी कुत्ती हूँ, सेवादारों की भी सेवादार, संगत के चरणों की धूल। सो मेरे भाई बहनों ने इतने सारे मैसेजेस कर दिए। सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इससे पहले कि उनका मन दुख जाए या वो डावाडोल हो जाए किसी परिस्थिति में,
परेशान हो जाएं, सो इट्स बेटर कि मैं पर्सनली आऊं और आप लोगों से मिलूं। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। और अब मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ। हाँ, व्हाट्सएप पे किया है मैसेज आंटी, चेक कर लेना आप। अच्छा जी, कल्पना रेहानी जी जय गुरु जी, वर्षा जी, शारदा बसीन जी जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाय इशिता, हाउ आर यू, जय गुरु जी बच्चा, जय गुरु जी अमिता दीदी कैसे हो। आपने टाइम चेंज कर दिया आंटी, ना ना मैंने कोई टाइम चेंज नहीं करा। गुरु जी प्लीज ब्लेस माय ब्रदर, गुरु जी सभी के ब्रदर्स को ब्लेस करेंगे, सभी की बहनों को ब्लेस करेंगे। गुरु जी के सारे बच्चे एक जैसे हैं। आप ठीक हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसे हो। हाय पल्लवी, हाउ आर यू, जय गुरु जी। संगीता जी जय गुरु जी, अनामिका जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलो आप सबके मैसेजेस पढ़ रही हूँ। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस, थैंक यू सो मच कंचन जी। ना ना कोई लेट नहीं है, गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी। ई पास कैसे मिलेगा, ऑनलाइन अप्लाई करो, ई पास मिल जाएगा। आप गुरुग्राम में हो, अरे वाह क्या बात है। जय गुरु जी, गुरु जी ब्लेस यू। मेरे हस्बैंड कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे आंटी, गुरु जी की कृपा से उनका ध्यान रखिए, वही गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। गुरु जी घर में बैठ करके आपको ब्लेस करे, प्लीज नीड नॉट टू गो एनीवेयर, ठीक है, घर में रहो और खुश रहो। अंकल का भी ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो। आंटी मैं बहुत मिस कर रही थी 2 दिन से, थैंक यू सो मच जी। गुरु जी, ओ कंचन मिस यू टू बेबी, हमें खुशी है आप आए हो आंटी, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, मैं तो जब मेरा दिल करता है मैं आती हूँ। बिल्कुल जी, अगर गुरु जी ने बुलाया रीमा जी तो जरूर आऊंगी 10 बजे। थैंक यू सो मच, गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी। ये मेरे को मक्खन तो नहीं लगा रहे हो ना, आपको सुनना अच्छा लगता है, ऐसे नहीं बोलो आंटी, थैंक यू। ओहो थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स। सो टुडे यू आर कमिंग एट 10। बिल्कुल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आऊं, और गुरु जी मेहर करें। आप कैसे हो आंटी, और आपकी पिटिया कैसे है। बिल्कुल ठीक है, गुरु जी की कृपा है, आप सबकी ब्लेसिंग्स है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय गुरु जी।